कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ जाते। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड प्राकृतिक संपन्नता के अलावा नृत्य, गायन, चित्रकारी आदि में भी परिपूर्ण है। खासकर यहाँ की लोक चित्रकारी बहुत ही मनमोहक है, जो कि यहाँ की नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, वन, पर्यावरण, जीव जंतु, कला से जोड़ती है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको बिरसा के भूमि के कुछ लोक चित्रकला से मुखातिब करवाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत और नायाब है। आदिकाल में जब मनुष्य के पास न तो कोई भाषा थी और न ही कोई अक्षरिक ज्ञान था, तब वो अपनी भाव भंगिमा अथवा अपनी अंगुली से जमीन पर कुछ चिन्ह बनाकर खुद को अभिव्यक्त किया करता था। फिर बाद में जब मनुष्य गुफाओं में रहने लगा, तब उसने अपनी बात कहने के लिए उन गुफाओं में ही पशु पक्षी अपनी जीवनचर्या, शिकार आदि से संबंधित कुछ चित्र आदि बनाना शुरू किया, जिसे चित्रकला का प्रारंभिक दौर कहा जा सकता है। भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश में सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ में सरगुजा के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर आदि के गुफाओं में आदि मानवों द्वारा की गई चित्रकारी इसका प्रमाण है। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार मनुष्य ने और बेहतरीन चित्रकारी करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में अलग अलग चित्रशैली का विकास हुआ। उसी क्रम में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी कई प्रकार की लोक चित्रकारी फलने फूलने लगी। झारखंड की लोक चित्रकला की अपनी एक अलग समृद्ध परंपरा है। जंगल पहाड़ के बीच रहने वाले आदिवासी प्रकृति के सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहते हैं। यही कारण है कि उनके आसपास का प्राकृतिक वातावरण उनके चित्रकला का मुख्य प्रेरणा स्रोत है। प्राकृतिक बोध के अलावा आदिवासियों की चित्रकला में उनकी सामाजिक मान्यता, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि भी प्रतिबिंबित होती है, जो कि उनके घर की सजावटी चित्रकारी में साफ तौर पर देखने को मिलती है। आदिवासी अपने घर की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उन्हें मिट्टी व वनस्पतियों से प्राप्त रंगों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर सजाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जनजाति पट्ट, शरीर, छत अथवा जमीन पर भी चित्रकारी करते हैं। पाषाण काल से ही चित्रकला लोगों के मन को भाती रही है, क्योंकि चित्रकला सिर्फ एक विधा नहीं है, बल्कि मानव के विकास और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। झारखंड में भी लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों की जीवन शैली, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताएं परिलक्षित होती हैं। इसी वजह से उनके द्वारा उकेरी जाने वाली चित्रकलाओं में उनके जीवन शैली और रीति रिवाज स्पष्ट रूप से दिखती है। आदिवासी जीवन शैली और उनकी मान्यताओं पर आधारित एक ऐसी ही चित्रकला है जिसे जातो पटिया के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज के धारणाओं पर आधारित इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं की प्रस्तुति की जाती है। जादो पटिया संथालों की एक ऐसी ही प्राचीन चित्रकला है, जो कि झारखंड बिहार की सीमा पर निवास कर रहे जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। यह चित्रकला संथाल समाज के उद्भव, विकास, रहन सहन, धार्मिक विश्वास एवं नैतिकता को व्यक्त करती है। जादो पटिया चित्रकारी एक खास तरह के पट पर किया जाता है, जिसका निर्माण सामान्यतः छोटे कपड़े या कागज के टुकड़ों को सुई धागे से जोड़कर किया जाता है। प्रत्येक पट की चौड़ाई 15 से 20 फीट तक होती है। पट निर्माण के बाद इन्हीं पर चित्र अंकित किए जाते हैं। जादो पटिया चित्रकारी प्राकृतिक रंगों से किया जाता है, जिसमें लाल, भूरा, पीला एवं हरे रंग का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। हल्दी से पीला, हरे पत्ते से हरा रंग, मुनगा की लकड़ी से लाल रंग, पत्थरों को पीसकर भूरा रंग एवं कालिख से काला रंग बनाया जाता है। जादो पटिया की चित्रकारी ज्यादातर राम विनती, संथालों की उत्पत्ति की कथा, राजा और सैनिक, कृष्ण लीला
महाभारत आदि के कथाओं पर आधारित होते हैं, जिसमें राम विनती सबसे लंबा पटचित्र है। वहीं यमपट मृत्युलोक में मनुष्य के द्वारा किए गए बुरे कर्मों के फलस्वरूप यमराज के द्वारा दिए गए दंड को वर्णित करता है। इसके अलावा जादव पटिया चित्रकारी में समाज के विभिन्न रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और नैतिक मान्यताओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। जादव पटिया के कलाकार वंश परंपरा के आधार पर इस कला को आदि काल से अपनाते आए हैं, इसलिए इनके कलाकारों को सांथाली भाषा में जादव कहा जाता है। पहले के समय में ये जादव इन पट्टों को लेकर गांव-गांव घूमते थे और इसे दिखाते वक्त लयबद्ध स्वर में चित्रित विषय और कथा को गीत के रूप में लोगों के सामने रखते थे। वहीं संगीतमय प्रस्तुति के बाद जादव लोगों से दक्षिणा भी लेते थे। झारखंड की एक अन्य चित्रकला है जादू पटिया या जादू पटुआ भी कहते हैं इसे एक जादुई चित्रकला के नाम से प्रचलित है, जहां पे जब भी किसी की मृत्यु होती है तो इन पेंटिंग्स को, जो स्क्रॉल पेंटिंग के जैसे ही होती है, जैसे पैटकर पेंटिंग होती है, इन स्क्रॉल पेंटिंग्स पे पुराण, गरुड़ पुराण और जीवन मृत्यु से संबंधित पेंटिंग्स की जाती है। साथ ही साथ इसमें झारखंड के आदिवासियों का एक रूप दिखता है, जहां खेती खलियान, घर के आसपास महिलाएं, कुएं से पानी लाती हुई महिलाएं, खेत से फसल लाती हुई महिलाओं का चित्रण किया जाता है। साथ ही साथ झारखंड के वाद्य यंत्र को बजाते हुए महिला पुरुषों का चित्रण किया जाता है। जादू पट्टिया मुख्यतः झारखंड के सटे हुए बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जहां इन्हें चित्रकारों के द्वारा बनाया जाता है। इन पेंटिंग्स को बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं और ये अपना जीविकोपार्जन जो है इन पेंटिंग्स के माध्यम से चलाते हैं। इन पेंटिंग्स के माध्यम से लोग मृत्यु के समय किसी के घर में जाकर के उन्हें पेंटिंग्स के माध्यम से मुक्ति के मार्ग पे बताया जाता है कि जिसकी भी मृत्यु हुई है वो स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर रहा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए वो इस तरह की पेंटिंग्स को दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से चक्षुदान होता है और आत्मा स्वर्ग की तरफ जाती है, और उनसे वो दान और उपहार की मांग करते हैं। दान और उपहार मिलने के उपरांत वो अपनी एड़ियों पे बैठ के इन स्क्रॉल पेंटिंग्स को खोल के कुछ शब्दों का उच्चारण करके मृत्यु आत्मा को स्वर्ग की तरफ भेजने की बात कहते हैं, और उसके उपरांत ये उस घर से चले जाते हैं। ये पेंटिंग्स अलग अलग शैली में विकसित होती हैं। बंगाल के क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा अलग रूप दिखता है, झारखंड के क्षेत्र में थोड़ा अलग रूप दिखता है। मुख्यतः इसमें रेखाओं से लंबे लंबे शरीर का डिजाइन बनाया जाता है। जैसा कि पैटकर में आप देखेंगे कि शरीर के अनुपात के अनुसार छोटे छोटे चित्रों को बनाया जाता है, या उनके ह्यूमन फिगर का जो साइज होता है प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होता है। और यहाँ भी वही है कि अनुपात से लंबे लंबे चित्र बनाए जाते हैं, लंबी लंबी टांगे होती हैं, हाथ लंबे होते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल आर्ट फॉर्म के माध्यम से, सिंपल तरीके से विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके ये चित्रकारी की जाती है। जादू पटिया के अलावा झारखंड में कोहबर चित्रकारी भी की जाती है। इस चित्रकारी को मुख्यतः वैवाहिक अवसर पर किया जाता है। इस चित्रकला के जरिए नवविवाहित जोड़े के वंश वृद्धि की कामना की जाती है। इसमें वृक्ष, फूल, मोर, मछली आदि चित्रों को स्थानीय रूप से प्राप्त रंगों से बनाए जाते हैं। हजारीबाग जिला एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अमूमन घरों की दीवारों पर काली मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बनी कोहबर चित्रकला आमतौर पर देखी जाती है, क्योंकि प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है। कोहबर का सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोह माने गुफा और बर माने विवाहित जोड़ा। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने के बीच की जाती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितिक आकृति, फूल पत्ती,
पेड़ पौधों और नारी प्रतीकों की अनूठी चित्रकारी की जाती है। इस कला का उपयोग खास तौर पर शादी विवाह जैसे अवसरों पर किया जाता था, जिससे कि धन और वंश दोनों की वृद्धि हो सके। इस कला के पीछे एक इतिहास छिपा है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। बादम राज में जब किसी युवराज का विवाह होता था, तब जिस कमरे में युवराज अपनी नवविवाहिता से पहली बार मिलता था, उस कमरे की दीवारों पर यादगार के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए जाते थे। ये चिन्ह ज्यादातर सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या गोबर से बनाए जाते थे। इस कला में कुछ लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसे वृद्धि मंत्र कहते थे। बाद के दिनों में इस लिपि की जगह कलाकृतियों ने ले ली, जिसमें फूल, पत्ती एवं प्रकृति से जुड़ी चीजें इसमें शामिल होने लगी। कालांतर में इन चिन्हों को कोहबर चित्रकारी के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे यह कला राजाओं के घरों से निकलकर पूरे समाज में फैल गई। राजाओं ने भी इस वंश और धन वृद्धि की कला को घर घर तक पहुंचाने में काफी मदद की। कोहबर चित्रकला यूं तो पूरे झारखंड में की जाती है, परंतु हर जगह की कोहबर चित्रकला में कुछ भिन्नताएं होती है, जो हर क्षेत्र की परंपरा, तकनीक और रूपांकन का एक विविध परिदृश्य प्रस्तुत करती है। उदाहरण के तौर पर सिंहभूम और हजारीबाग का कोहबर भित्तिचित्र डिजाइन स्पष्ट रूप से भिन्न है। सिंहभूम क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चमकीले रंग की मिट्टी का प्रयोग होता है, जबकि भित्ति चित्रों को सजाने में गेरू, काले और हल्के नीले रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग की कोहबर भित्ति चित्र में कम विविधता है, क्योंकि यहाँ की भित्ति चित्र डिजाइन में सिर्फ काली मैंगनीज समृद्ध मिट्टी का ही उपयोग होता है। वहीं अब कई जगह कोहबर चित्रकारी में कृत्रिम रंगों का भी उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल हजारीबाग की तुलना में सिंहभूम में बहुत अधिक आम है, क्योंकि सिंहभूम एक औद्योगिक क्षेत्र है, जिसकी वजह से वहां के आदिवासी और गैर आदिवासी ग्रामीणों को पीढ़ियों से स्थानीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा आधुनिक किया गया है। आधुनिकीकरण के कारण यहाँ के लोगों के बीच कृत्रिम रंग और ब्रश का प्रसार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कोहबर चित्रकला बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस वजह से सिंहभूम का कोहबर भित्ति चित्र हजारीबाग क्षेत्र के कोहबर भित्ति चित्र की तुलनात्मक तौर पर अधिक चमकीला है। कोहबर चित्रकला काफी प्रचलित है और कोहबर शब्द का अर्थ होता है कोह और वर। कोह का अर्थ हो गया गुफा और वर का अर्थ हो गया दुल्हा। ये चित्रकारी मुख्यतः शादी के वक्त बनाई जाती है, जहां नए जोड़ी को आशीर्वाद देने हेतु, उनकी आगे की जीवन अच्छे बीते उसके लिए शुभकामनाओं हेतु ये पेंटिंग्स को बनाई जाती हैं। घर के दीवारों पे मुख्यतः ये महिलाएं ही बनाती हैं, चाहे वो माँ हो, मौसी हो, बहन हो, भाभी हो। ये इन चित्रकलाओं को उस घर में बनाती है जहां वर वधू आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कोहबर चित्रकला में विभिन्न विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है और मुख्यतः झारखंड में जो प्रचलित है उसमें सफेद और काले रंग का प्रयोग करके कोहबर बनाई जाती है। साथ ही साथ सोहराई के साथ भी इसका मिलन हुआ है और बहुत सारे गांवों में देखा गया है कि इसे दीवार पे बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स को, इस पेंटिंग को बनाने की एक पद्धति अलग है। सर्वप्रथम इसमें दीवारों पे काले रंग का लेप चढ़ाया जाता है, जो सूखने के उपरांत उस पे दूधी माटी, जो झारखंड की प्रचलित एक माटी है, सफेद रंग की होती है, इस माटी से उसके ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है। लेप जैसे आधा सूखता है, उसके उपरांत या तो कंघी या किसी नुकीले औजार से या फिर लकड़ी के टुकड़े से खरोच के उसमें आकृति गढ़ी जाती है। मुख्यतः फूल, मोर, पक्षी, इन चीजों को, आकृतियों को उकेरा जाता है और इस तरह से सोहराय के जैसा दिखने वाली एक रूप में कोहबर को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ कोहबर में पारंपरिक रूप से दुल्हा दुल्हन को भी प्रस्तुत किया जाता है
जहां पे देवी देवताओं के साथ उनको आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। वरमाला की एक मुख्यतः पेंटिंग रहती है और कुछ स्थानों पे रंगीन कलर्स के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से भी इसे प्रस्तुत किया जाता है। कोहबर कला को आज भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बहुत ही सीमित है। जैसा कि बताया, इसके खरीदार बहुत कम होते हैं और इस वजह से इसे प्रैक्टिस करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। बस आज किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या शादी के अवसर पर ही इसे बनाई जाती है। कोहबर चित्रकारी की तरह ही झारखंड में सोहराय चित्रकारी भी की जाती है। सोहराय चित्रों का निर्माण कृषि उत्सव के रूप में किया जाता है। फसलों के कटाई के बाद घर में अनाज के भंडारण के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन देवी देवता के पूजा के साथ ही कृषि से जुड़े पशुओं की भी पूजा की जाती है। इस दौरान विभिन्न तरह के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ये भित्ति चित्र घर की सजावट के साथ साथ धार्मिक भावनाओं से भी जुड़े हुए होते हैं। सोहराय भी झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन चित्रकला है। यह चित्रकला प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ा हुआ है। इस चित्रकला का प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि बादम के राजाओं ने इस कला को काफी प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला गुफाओं की दीवारों से निकलकर घरों की दीवारों तक अपना स्थान बनाने में सफल हुआ। सोहराय पर्व दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व में वर्षा ऋतु के बाद फसल कटने की खुशी में घर की लिपाई पुताई के साथ देशज दूधी मिट्टी से घरों के बाहर सोहराय चित्रकारी की जाती है। कोहबर की तरह ही सोहराय चित्रकला भी आदिवासी औरतों में परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। इन दोनों कलाओं में फर्क उनके लिए चुने जाने वाले प्रतीकों के माध्यम से पता चलता है। कोहबर में सिकी देवी का विशेष चित्रण मिलता है, जबकि सोहराय कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। उनका शरीर डमरू की आकृति का होता है। चित्रण के लिहाज से सोहराय चित्रकला की भी दो शैलियां हैं। पहला कुर्मी सोहराय कहलाता है तो दूसरा गंझू सोहराय कहलाता है। झारखंड के इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी सोहराय चित्रकला के नमूने देखे जा सकते हैं। सोहराय के प्रत्येक भित्ति चित्र में रेखा, बिंदु, जानवर की आकृति और पौधों की प्रचुरता होती है, जो अक्सर जीवन के पौराणिक मान्यता या पशुपति जैसे धार्मिक प्रतीकात्मक का प्रतिनिधित्व करती है। सोहराय चित्रकारी के लिए ज्यादातर महिलाएं दातून या नीम के पेड़ की टहनी के टुकड़ों का उपयोग करती है, जिन्हें चबाकर टूथब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। चबाई गई टहनी का भुरभुरा और नरम किनारा एक तुलिका बन जाती है, जो कलाकार को दीवारों पर रेखाएं और बिंदु बनाने में मदद करता है। सोहराय चित्रकला मां से बेटियों को हस्तांतरित होती है और ये मातृ सत्ता को भी दर्शाती है। इन चित्रों में अक्सर गर्भवती पशु पक्षियों को दिखाया जाता है। चूजों और मुर्गी को अक्सर एक साथ चित्रित किया जाता है। सोहराय चित्रकला मातृ सत्तात्मकता प्रतीकों से भरी हुई होती है। साथ ही इसमें धरती माता, ग्राम देवता तथा अन्य देवी देवताओं के साथ गोहाल देवता और पशुधन का धन्यवाद ज्ञापन भी किया जाता है। कोहबर कला की तरह ही सोहराय में भी आधुनिकता का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सोहराय चित्रकारी में भी अब पेंट ब्रश और कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सोहराय एक ऐसी कला है जो झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव क्षेत्र से प्रचलित हुई और देखा गया है कि कुछ गुफाओं में, बड़कागांव के क्षेत्र के कुछ गुफाओं में इस तरह की भित्ति चित्र जो ASI हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो लगभग 3000 से 7000 ईसा पूर्व की पेंटिंग्स कही जाती हैं। तो ये एक कला जो है वो काफी पुरातत्व अपनी एक स्थान रखती है और इन कलाओं को काफी पुराने समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है। सोहराय कला सोहराय पर्व के अवसर पर, जो दिवाली के जस्ट एक दिन बाद होती है, जहां पे प्रकृति को और हमारे वन भूमि को और पशु पक्षियों को जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उन्हें धन्यवाद देने के लिए
और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर घर की महिलाएं अपने घर के दीवारों को रंग रोगन करती हैं और सोहराई पेंटिंग्स घर के बाहर के दीवारों पे बनाती हैं। आप जानते हैं कि हमारी आदिवासी संस्कृति में पशुओं का कितना महत्व है और इसी वजह से इस पशुधन को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पशु के साथ हमारे गाय ले लीजिए तो गाय से दूध मिलता है, फिर उनसे गोबर मिलता है और उससे काफी पूजनीय माना जाता है। तो इसी को धन्यवाद देने हेतु सोहराय पर्व मनाया जाता है। जैसा आप जानते हैं दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्व भी मनाया जाता है, इसी प्रकार सोहराय पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जहां पे ये कला दीवारों पे बनाई जाती है। साथ ही साथ साल में एक बार घर की साफ सफाई स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। इस कला को बनाने के लिए महिलाएं मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें प्रमुखता से 4 रंग सम्मिलित होते हैं, पीला, काला, सफेद और गेरुआ जो लाल मिट्टी से बनता है। और ये सभी रंग प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। आज के दौर में सिंथेटिक कलर्स ने स्थान लिया है और दीवारों से सिमटते सिमटते ये पेंटिंग्स अभी कागज और कैनवस और कपड़े पे भी आ गई है। जहां तक इस परंपरा की बात है तो ये परंपरा एक महिला अपनी बहू को, बेटी को देती है। और ये सोहराई कला जो है आप देखेंगे उस बड़का गांव के क्षेत्र में अलग अलग गांव में अलग अलग दिखती है। जैसे कि ये उरांव के द्वारा, उरांव समाज के द्वारा बनाई जाती है, मुंडाओं के द्वारा बनाई जाती हैं और इसमें आपको भिन्नता दिखेगी, समानता भी दिखेगी, लेकिन एक थोड़ा से उनके आर्ट वर्क फॉर्म में डिफरेंस दिखेगा। गोदना चित्रकला की ही एक शैली है जिसे लोग अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बनवाते हैं। झारखंड में बसने वाले विभिन्न जनजाति जैसे संथाल, उरांव, हो, मुंडा आदि में गोदना गुदवाने की प्रथा हमेशा से प्रचलन में रही है। इन जनजातियों में किशोरी बालिकाएं विविध आकृति के चित्रात्मक गोदना अपने ललाट, कनपट्टी, हाथ, पैर आदि शरीर के विभिन्न अंगों पर गुदवाती हैं। झारखंड की जनजाति स्त्रियों में छाती, हाथ और पैरों पर गोदना गुदवाने का प्रचलन हमेशा से रहा है। स्त्रियों के लिए इन आदिम जनजाति में विवाह पूर्व गोदना को शरीर पर अंकित करवाना अनिवार्य माना जाता है। विभिन्न जनजातियों की महिलाएं गले और छाती पर आभूषण की आकृति गुदवाती हैं तथा हाथ पैर पर विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, ज्यामितिक रेखाओं के साथ धार्मिक तथा गोत्र के प्रतीक को भी गोदना के रूप में गुदवाती हैं। वे कोयले से बने काले रंग का प्रयोग कर सुई से गोदना गुदवाती थी। उनके अनुसार ऐसा करने पर कुल देवता प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि का रास्ता दिखलाते हैं। वहीं पूर्व समय से वर्तमान समय में गोदना चित्रांकन की इस शैली में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां शरीर के बड़े भाग पर गोदना गुदवाने का प्रचलन था, वहीं अब शिक्षा के प्रचार प्रसार और शहरीकरण के प्रभाव से गोदना के प्रचलन एवं लोकप्रियता में विशेष कमी आई है। वर्तमान में अब युवतियां ललाट, हाथ आदि अंगों पर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से छोटी आकृति का गोदना गुदवाती हैं। झारखंड की चित्रकला यहाँ के लोगों के हर्षोल्लास, रीति रिवाज और अभिव्यक्ति का एक साधन है। यहाँ और भी विभिन्न तरह के चित्रकारी की जाती है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। झारखंड की चित्रकला पर बना हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक भारत